A very warm welcome to एंथ्रो अड्डा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी सिलेबस के टॉपिक नंबर 9.4 जो कि है क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोमल एबरेशंस। इसमें भी फर्स्ट पॉइंट हमारा है न्यूमेरिकल एंड स्ट्रक्चरल एबरेशंस या डिसऑर्डर। अब न्यूमेरिकल एबरेशन से हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है न्यूमेरिकल एबरेशंस, एबरेशन वर्ड यहाँ डिसऑर्डर या चेंजेस के लिए आया है और न्यूमेरिकल यानी न्यूमेरिकली चेंजेस आना क्रोमोसोम्स में, जबकि स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के चेंजेस आएंगे। न्यूमेरिकल एबरेशन में किस तरह से न्यूमेरिकली चेंजेस आ सकते हैं? ये चेंजेस दो तरह से आ सकते हैं। फर्स्ट है हमारा एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में कोई क्रोमोसोम जैसे ह्यूमन बॉडी में अगर प्रेजेंट होते हैं, अब हमारे ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हर एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हमारे टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं 46 क्रोमोसोम, क्योंकि एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे एन्यूप्लॉइडी के केस में क्या होगा, हमारे क्रोमोसोम्स के पेयर में से एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम में चेंजेस आएंगे, पूरे के पूरे पेयर में चेंजेस नहीं आएंगे। वो चेंजेस किसी भी तरीके से आ सकते हैं। वो इंडिविजुअल क्रोमोसोम इंक्रीज भी हो सकता है, वो डिक्रीज भी हो सकता है। उसके बेसिस पे भी फर्दर एन्यूप्लॉइडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो एक टाइप ऑफ हमारा न्यूमेरिकल एबरेशन हो गया हमारा एन्यूप्लॉइडी। सेकेंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल एबरेशन हमारा होता है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम में चेंज ना आके पूरे के पूरे पेयर में चेंज आता है। पूरा का पूरा पेयर डिलीट हो सकता है, उसमें डिस्टोर्शंस आ सकते हैं, वो ट्रांसलोकेट हो सकता है। ट्रांसलोकेट से मतलब है कि वो किसी और जगह पे किसी और क्रोमोसोम पे जाके अटैच हो सकता है। तो इस तरह के पर्टिकुलर चेंजेस यहाँ पे क्रोमोसोम्स में देखे जाते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट द एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी जैसे मैंने आपको बताया है गेन और लॉस ऑफ वन और मोर इंडिविजुअल क्रोमोसोम। जब इंडिविजुअल क्रोमोसोम में चेंजेस आते हैं, ना कि एक कंप्लीट सेट में, तो वो कंडीशन कहलाती है हमारी एन्यूप्लॉइडी। और ये किस वजह से होता है, इसका रीजन अगर देखें तो ये होता है विद थ्रू द नॉन डिस्टिंक्शन ड्यूरिंग द मियोसिस और माइटोसिस। अब जैसे कि हमारे एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम में 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जब मियोसिस की प्रोसेस होती है तो ये हमारे 2 क्रोमोसोम्स फर्दर 2 क्रोमोसोम्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम फर्दर डिसइंटीग्रेट हो जाता है और एक्स और एक्स क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। लेकिन नॉन डिसजंक्शन एक अब नॉर्मल कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या होता है, एक्स एक्स हमारे नॉर्मल यहाँ पे प्रेजेंट है। अब मियोसिस की प्रोसेस फर्दर प्रोसीड करेगी। जिस टाइम पे मियोसिस की प्रोसेस प्रोसीड करेगी तो यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन की वजह से यहाँ पे सेग्रीगेट नहीं हुआ, डिसजंक्शन नहीं हुआ, तो ये पूरा का पूरा सेट जो है वो एक क्रोमोसोम में फर्दर जो 2 क्रोमोसोम, ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम्स में डिवाइड हुआ है। इन दोनों डिवीजन में से ये पूरा का पूरा सेट जो है वो एक क्रोमोसोम में ही चला जाएगा। बाकी दूसरा जो हमारा नया फॉर्म हुआ है क्रोमोसोम, वो उसमें कोई भी यहाँ पे क्रोमोसोम नहीं जाएगा। तो इस कंडीशन को बोला जाता है नॉन डिसजंक्शन। तो नॉन डिसजंक्शन में ये देखा जा सकता है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे एक क्रोमोसोम का हमें लॉस हो गया और यहाँ पर एक क्रोमोसोम का हमें गेन हो गया। ये दोनों ही अब नॉर्मल कंडीशन है, ये दोनों ही किसी ना किसी तरह की अब नॉर्मेलिटी को कॉज करेंगे। अब देखते हैं, एक कंडीशन होती है जहां पे हमें एक क्रोमोसोम जो है वो गेन हुआ है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिखाया, तो इसको बोला जाता है ट्राइजोमी। ट्राइजोमी क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे कि डाउन सिंड्रोम में यहाँ पे 21 क्रोमोसोम नंबर, एडवर्ड सिंड्रोम में, पटाउ सिंड्रोम में, तो डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स का यहाँ पर गेन ट्राइजोमी में देखा जाता है। और इसके एग्जांपल्स है डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम एंड पटाउ सिंड्रोम। फर्दर एक कंडीशन आती है जहां पे लॉस होता है एक क्रोमोसोम का, उस कंडीशन को बोला जाता है मोनोसोमी। इसको रिप्रेजेंट करा जाता है इनटू बाय 2n-1, क्योंकि 2n क्रोमोसोम तो हमारे नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे -1 एक क्रोमोसोम का हमें लॉस हो जाता है। द एब्सेंस ऑफ 1 क्रोमोसोम फ्रॉम अ पेयर, इसका एग्जांपल है हमारा टर्नर सिंड्रोम, जहां पे हमारा एक ही एक्स क्रोमोसोम हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स में से प्रेजेंट होता है, जबकि एक हमारे पास यहाँ पे गायब होता है इस कंडीशन में। अब हमने एक तो देखा एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में हमने 2 चीजें देख ली, ट्राइजोमी एंड मोनोसोमी। सेकेंड हमारी कंडीशन है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम, पूरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है या फिर कम आ जाता है, पूरे पेयर का यहाँ पे जो है वो कंडीशन इन्वॉल्व होती है, पूरे पेयर में चेंजेस आते हैं। दिस इज अ रेयर कंडीशन इन ह्यूमन, क्योंकि अगर ह्यूमन में ये कंडीशन आ भी जाएगी तो ये एम्ब्रियोय जो डेवलप होगा, एम्ब्रियोय डेवलप होता है हमारे एग और स्पर्म, जो मेल से आता है, मेल में से स्पर्म आएगा, फीमेल में से हमारा एग आएगा। इसके फ्यूजन से बनता है जाइगोट ह्यूमन बॉडी में,
और जाइगोट के फर्दर डेवलपमेंट से यहाँ पे हमारे पास बनता है एम्ब्रियो। तो ये जो एम्ब्रियो जिस टाइम पे फॉर्म होगा ये नॉन वाइबल होगा। इस टाइप की कंडीशन में स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस हो जाते हैं। यहाँ पे इस कंडीशन में ये जो एम्ब्रियो है वो फर्दर डेवलप नहीं हो पाता, तो वो कंप्लीट ह्यूमन फॉर्म में यहाँ पे फर्दर नहीं बन पाता। तो ये कंडीशन ह्यूमन में वाइबल नहीं है, ऑल्दो प्लांट्स में ये कंडीशन देखी जा सकती है। अब ये तो हमने पढ़े टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स जो न्यूमेरिकल डिसऑर्डर्स हैं। देन हम बात करते हैं अबाउट सेक्स क्रोमोसोमल एबरेशंस। ये भी अ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल एबरेशंस में ही आएगा, बट स्पेसिफिकली सेक्स क्रोमोसोम्स में जब चेंजेस आते हैं तो उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोमल एबरेशंस। इसको देखते हैं। दीज आर द स्पेसिफिक सेट ऑफ न्यूमेरिकल एबरेशंस दैट अफेक्ट द सेक्स क्रोमोसोम्स ओनली, जिसमें हमारे एक्स एंड वाई क्रोमोसोम आ जाते हैं। फीमेल में हमारे पास एक्स एक्स की कंडीशन होती है और मेल में हमारे पास एक्स वाई की कंडीशन होती है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, देन ट्रिपल एक्स सिंड्रोम एंड डबल एक्स वाई सिंड्रोम। इसको ये इनके 3 एग्जांपल्स हैं। इसका कॉज भी है नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मियोसिस के टाइम पे हमारे जो क्रोमोसोम्स है वो पर्टिकुलरली डिसजंक्शन हो जाते हैं, लेकिन अगर ये सेग्रीगेट नहीं हुए, इनका प्रॉपर डिसजंक्शन नहीं हो पाया है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है नॉन डिसजंक्शन, जहां पे एक में तो दोनों ही पेयर आ जाते हैं और एक न्यूली फॉर्म्ड यहाँ पे इसके पास कोई भी क्रोमोसोम नहीं आता। अब इनको डिटेल में एक एक करके इन डिस्जंक्शंस को इन डिसऑर्डर्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम में आते हैं। फर्स्ट है हमारा क्लाइन सिंड्रोम। इन सब में से सबसे ज्यादा होने वाली कंडीशन क्लाइन सिंड्रोम की देखी जाती है। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एबरेशन है। प्रत्येक 500 से 1000 लोगों में लाइव मेल बर्थ में एक बंदे को ये देखा जाता है। ये मेल को इम्पैक्ट करती है क्योंकि ये होती है जब मेल के पास एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। अब एक्स वाई क्रोमोसोम अगर किसी के पास गया है तो वो मेल होगा, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई के साथ साथ एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है, तो इसको बोला जाता है एक्स एक्स वाई। तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और नॉर्मली हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन इस कंडीशन में एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है, तो यहाँ पे 47 क्रोमोसोम है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं वाया एक्स एक्स वाई। ये एक जेनेटिक कंडीशन है जो मेल्स को इम्पैक्ट डालती है, रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, जो यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा। मेल की अगर बात करें तो मेल हैज एटलीस्ट 1 एक्स क्रोमोसोम, मोस्ट कॉमनली रिजल्टिंग इन 47 XXY क्रोमोसोम। अब इसके फिनोटिपिक फीचर्स की बात करते हैं कि इस टाइप की इंडिविजुअल में किस तरह के फिनोटिपिक चेंजेस आते हैं। सबसे पहले इस टाइप का जो मेल होता है वो नॉर्मल मेल्स के कंपैरिजन में थोड़ा लंबा होता है, तो टॉल स्टैच्यूर यहाँ पे पाया जाता है। इनकी जो आर्म्स होती हैं एंड लेग्स होती हैं वो नॉर्मल मेल के कंपैरिजन में लंबी होती हैं। इनकी टेस्टीज का साइज कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है। इसको बोला जाता है टेस्टिकुलर एट्रोफी। एट्रोफी वर्ड यूज होता है जब डीजनरेशन हो जाता है या कई खराबी आ जाती है, तो ये टेस्टिकुलर एट्रोफी का मतलब है यहाँ पे टेस्टीज जो है वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाती, इनका स्पर्म काउंट भी रिड्यूस्ड हो जाता है, तो ये मेल नॉर्मल मेल की तरह एक्ट नहीं कर पाते। देन क्योंकि एक्स क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा आना हुआ है तो फीमेल लाइक फीचर्स यहाँ पे ज्यादा देखने को पाएंगे, मेल लाइक फीचर्स कम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आती है गाइनोकेमिस्ट्रिया। इसका मतलब है ब्रेस्ट डेवलपमेंट इस टाइप के मेल्स में देखा जा सकता है, क्योंकि फीमेल लाइक फीचर डेवलप होंगे एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से। इनके जो फेशियल एंड बॉडी हेयर है वो रिड्यूस्ड होंगे, अगेन फीमेल लाइक फीचर्स, एंड फीमेल फैट डिपोजिशन, वाइडर हिप्स यहाँ पे देखे जा सकते हैं। फीमेल का जिन जिन एरियाज में फैट डिपोजिशन देखा जाता है वैसे इन तरह के मेल्स में यहाँ पे फैट का डिपोजिशन देखा जा सकता है। तो ये जो लास्ट के 4 जो फीचर्स है इनको आप इस एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होने की वजह से भी आप गेस कर सकते हैं कि इनकी टेस्टिस का साइज स्मॉलर होगा, इनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखा जाएगा जिसको बोला जाता है गाइनोकेमिस्ट्रिया, इनकी फेशियल एंड बॉडी हेयर में रिडक्शन देखा जाएगा, और फीमेल की तरह यहाँ पे इनकी बॉडी में फैट डिपोजिशन देखा जाएगा, जैसे कि इनके जो हिप्स होंगे वो वाइडर होंगे। देन हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकल और बिहेवियर फीचर्स में क्या चेंजेस आते हैं। नॉर्मली इनका जो IQ होता है वो नॉर्मल होता है यूजुअली, लेकिन इनमें थोड़े बहुत माइल्ड लर्निंग डिफिकल्टीज देखे जा सकते हैं, जैसे इनको लैंग्वेज और रीडिंग में डिफिकल्टीज देखने को मिल सकती हैं। इनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में यहाँ पे इनको डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है। अब किस तरह से इसको डायग्नोज किया जा सकता है? कैरियोटाइपिंग इज अ मेथड, जहाँ पे हम न्यूक्लियस को चेकआउट करते हैं। हम न्यूक्लियस में देखते हैं कि उनका क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियस में पर्टिकुलर इस पर्सन में वो नॉर्मल है या उस क्रोमोसोम में कोई पर्टिकुलर चेंजेस देखने मिलते हैं। अगर यहाँ पे चेंजेस होंगे XXY का क्रोमोसोम आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं।
देन इसमें हम हार्मोनल ऐसे भी कर सकते हैं जिसमें हम हार्मोन की जांच करते हैं कि कौन सा हार्मोन कितना ज्यादा पाया जा रहा है या कितना कम पाया जा रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, जबकि बाकी दो हार्मोन जैसे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा यहाँ पर कम मिलेगी। ये चेकिंग होती है प्यूबर्टी के टाइम पे, लेकिन जब चाइल्ड के टाइम पे हम इस हार्मोन के माध्यम से इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को यहाँ पे अब पता नहीं लगा सकते। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि इसका कोई पर्टिकुलर क्योर नहीं है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से टेस्टोस्टेरोन की जो मात्रा है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। पर्टिकुलरली ऐसे इसमें जो हम हार्मोनल ऐसे करेंगे तो इसमें हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हमारा बढ़ा हुआ है इसको कम कर सकते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को यहाँ पर कम कर सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं। तो इन तरह के चेंजेस जो इस पर्टिकुलर पर्सन में आ रहे हैं उसको हम क्योर कर सकते हैं, बट पर्टिकुलरली इस पूरे के पूरे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कोई कॉज नहीं, क्योर नहीं है। और ये जो माइल्ड लर्निंग डिफिकल्टीज है जैसे कि लैंग्वेज और रीडिंग में जो डिफिकल्टीज है, इसको भी साइकोलॉजिकल लेवल पे यहाँ पे काउंसलिंग के थ्रू इसको थोड़ा बहुत क्योर किया जा सकता है। ये टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एक कॉमन ट्रीटमेंट है। ये हेल्प करता है विद द डेवलपमेंट ऑफ द मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हम टेस्टोस्टेरोन के लेवल को हम एनहांस कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स इस पर्टिकुलर पर्सन में आने शुरू हो जाएंगे। बॉन्ड डेंसिटी और मूड को भी ये सेट कर सकता है। और लैंग्वेज के लिए जैसे मैंने आपको बताया स्पीच थेरेपी और फिजिकल थेरेपी ये इफेक्टिव हो सकते हैं, पर पर्टिकुलरली पूरे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कोई पर्टिकुलर क्योर नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट द टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में किस तरह का कैरियोटाइप होता है, 45, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 46 पेयर्स ना होकर एक हमारा 46 क्रोमोसोम्स ना होकर एक क्रोमोसोम यहाँ पे हमारा एब्सेंट होता है, और ये एक्स कैरियोटाइप है। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जो फीमेल्स को इम्पैक्ट डालता है। फीमेल्स में हमारे पास नॉर्मली एक एक्स और एक एक्स, दो एक्स क्रोमोसोम्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, लेकिन टर्नर सिंड्रोम के केस में यहाँ पे हमारा एक एक्स क्रोमोसोम गायब होता है, तो हमारे पास एक ही एक्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है। This is caused by the absence of one of the two X chromosomes. इसके causes भी again non disjunction, यहाँ पे segregation होना अगर रह गया है तो एक हमारे पास खाली आ जाएगा, जो खाली आएगा उसकी हमारे यहाँ पे कमी आ जाएगी, क्योंकि मियोसिस के टाइम पे हमारे पास अगर यहाँ पे दो प्रेजेंट है। अब सेग्रीगेशन के टाइम पे क्या होगा कि यहाँ पे नॉन डिस्जंक्शन की वजह से यहाँ पे एक न्यूक्लियस का जो यहाँ पे क्रोमोसोम होता है वो हमारे पास खाली आ जाएगा। अब यहाँ पे ये टर्नर सिंड्रोम की कंडीशन है क्योंकि एक हमने एक्स किसी और क्रोमोसोम से लिया है और एक यहाँ पर खाली आ जाएगा, तो यहाँ पे ये फीमेल जो बनेगी इसमें एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होगी। सेकेंड इसका कोज हो सकता है मोज़ेक टर्नर सिंड्रोम। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनका एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस होता है। अब उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अपना ही क्रोमोसोम होगा, उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस में हर एक क्रोमोसोम में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। अब कुछ सेल्स में क्या होगा कि 45 क्रोमोसोम्स हैं और एक्स है एक साथ में, तो ये तो कंडीशन है टर्नर सिंड्रोम की। लेकिन कुछ सेल्स, कुछ न्यूक्लियस, कुछ क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में जो है वो नॉर्मली 46 ही प्रेजेंट है, तो पूरी की पूरी बॉडी के सेल्स यहाँ पे इंपेक्टेड नहीं है। इस कंडीशन को बोला जाता है मोज़ेक टर्नर सिंड्रोम। इसको मोज़ेक इसलिए बोला जाता है, मोज़ेक कंडीशन इसी कंडीशन को बोला जाता है जहां पे मिक्सचर प्रेजेंट हो। मान लीजिए कोई एक काव है, वो काव का कलर ब्लैक है, बट उस पे कहीं ना कहीं उसकी बॉडी पे बहुत सारे व्हाइट स्पॉट्स भी प्रेजेंट है, तो वो काव ब्लैक एंड व्हाइट है, तो इस टाइप के काव को बोला जाता है मोज़ेक काव। तो इसी तरह से ये वर्ड यहाँ पे इस कंडीशन के लिए यूज किया जाता है जहां पे दोनों तरह की कंडीशंस प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ सेल्स जो है वो नॉर्मल है और कुछ सेल्स बॉडी के जो है उनका न्यूक्लियस टर्नर सिंड्रोम से इंपेक्टेड भी है। अब बात करते हैं इसको लेकर टर्नर सिंड्रोम की कंडीशन में फिनोटाइपिक फीचर्स क्या क्या आते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, हमने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में देखा था कि टॉल स्टैच्यूर था, तो वहां पे जो मेल था वो कंपैरेटिवली लंबा दिखता था, लेकिन यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम की कमी है। एक एक्स क्रोमोसोम की कमी की वजह से यहाँ पे जो है हाइट जो है शॉर्टेंड होगी। सेकंड, इसमें गोनेडल डिसजेनेसिस की कंडीशन देखी जाती है जहां पे जो गोनेड्स होते हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाए हैं। गोनेड्स फीमेल के केस में क्या होते हैं, ओवरीज, तो ओवरीज यहाँ पे नॉन फंक्शनल होती है, सही से डेवलप नहीं हो पाई है। इस कंडीशन में यहाँ पे इनफर्टिलिटी के केसेस देखे जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ही करेक्टली डेवलप नहीं हो पाया है। प्लस यहाँ पे वेब्ड नेक देखी जाती है। वेब्ड नेक का मतलब है कि जो नेक या शोल्डर की तरफ पे यहाँ पे फीमेल में इस कंडीशन में एक मास टाइप ऑफ थिंग प्रेजेंट होती है, एक मास या एक्स्ट्रा जो लोकेटेड मार्क्स होता है वो यहाँ पे डेवलप हो जाता है। इस कंडीशन को बोला जाता है वेब्ड नेक। और प्लस
यहाँ पे ब्रॉड चेस्ट पाई जाती है विद द वाइडली स्पेस्ड निपल्स, निपल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, और जो चेस्ट होती है वो ब्रॉड होती है। यहाँ पे फीमेल लाइक फीचर्स यहाँ पे कम होते हैं, मेल लाइक फीचर्स इस कंडीशन में देखे जा सकते हैं। और जो फीमेल की जो हेयर लाइन होती है एट द बैक ऑफ द नेक, वो हेयर लाइन भी लो होती है। फिर से रिवाइज करते हैं इसके फीचर्स को। सबसे पहले हमने देखा कि इसकी हाइट स्मॉल होती है, गोनैड्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते, ओवरीज डेवलप नहीं होती, नॉन फंक्शनल होती है, इसलिए इनफर्टिलिटी की कंडीशन देखी जाती है। वेब्ड नेक देखी जाती है कि जहाँ पे हमारे नेक टू शोल्डर लाइक रीजन में हमारा मास डेवलपमेंट ज्यादा हुआ होता है। ब्रॉड चेस्ट देखी जाती है जहाँ पे निपल्स के बीच में स्पेस ज्यादा देखा जाता है, और जो हेयर लाइन एट द बैक ऑफ द नेक होती है वो भी लो होती है। फिर बात करते हैं, ये तो हमने देखा कि फिजियोलॉजिकल लेवल पे क्या चेंजेस आते हैं। देन हम बात करते हैं अबाउट द रिप्रोडक्टिव फीचर्स। रिप्रोडक्टिव फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी एमेनोरिया की कंडीशन देखी जाती है। इसका मतलब है कि मेंसुरेशन जो है, मेंसुरेशन साइकिल है, वो नॉर्मली फंक्शन नहीं करती। मेंसुरेशन इस टाइप की फीमेल में नहीं आता एक एक्स क्रोमोसोम की एब्सेंस की वजह से। यहाँ पे फीमेलाइज फीचर्स सही से नहीं बन पाते, तो यहाँ पे मेंसुरेशन नहीं आता इस टाइप की फीमेल को। देन बात करते हैं गोनैडल डिसजेनेसिस की वजह से यहाँ पे इनफर्टिलिटी भी देखी जाती है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि यहाँ पे ओवरीज जो होती हैं फीमेल की, वो या तो अंडर डेवलप्ड होती हैं या कंप्लीटली नॉन फंक्शनल होती है। तो यहाँ पे इस टाइप की फीमेल्स में इनफर्टिलिटी देखी जाती है। अब हार्मोन लेवल पे भी चेंजेस आएंगे। हार्मोनल लेवल की चेंजेस की बात करें तो एस्ट्रोजन का लेवल लो होता है, जबकि गोनाडोट्रोफिन्स का लेवल हाई होता है। और गोनाडोट्रोफिन्स में कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, इनकी मात्रा में बढ़ोतरी आ जाती है, जबकि एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पर लो होता है। अदर टाइप ऑफ मेडिकल कंसर्न्स क्या हो सकते हैं? बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स इस टाइप के टर्नर सिंड्रोम के जो पेशेंट्स हैं उनको फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि किडनी की अबनॉर्मैलिटीज, बीपी हाई हो जाना और हियरिंग लॉस के भी फीचर्स यहाँ पे देखे जा सकते हैं। लेकिन इनका अगर इंटेलिजेंस लेवल देखें तो वो यहाँ पे नॉर्मल होता है। फिर डायग्नोसिस मेथड की बात करते हैं। सबसे पहले कैरियोटाइपिंग से हम इसका पता लगा सकते हैं। कैरियोटाइपिंग अगेन वही न्यूक्लियस को चेकआउट करके, न्यूक्लियस को हम देखते हैं कि वो नॉर्मली सही से प्रेजेंट है या नहीं। न्यूक्लियस में हम उसके क्रोमोसोम्स को चेक करते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम के केस में क्या आएगा? एक एक्स क्रोमोसोम की एब्सेंस यहाँ पे पाई जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कैरियोटाइपिंग से कि ये जो पेशेंट है वो पर्टिकुलरली टर्नर सिंड्रोम का शिकार है। फिर हम हार्मोनल ऐसे भी कर सकते हैं। हार्मोनल ऐसे से हम हार्मोन के बारे में पता लगाते हैं। टर्नर सिंड्रोम के केस में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एस्ट्रोजन का लेवल लो होगा, जबकि गोनाडोट्रोफिन्स जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल यहाँ पर हाई होगा। अल्ट्रासाउंड से हमें पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रीक ओवरीज प्रेजेंट होगी, यूट्रस का साइज नॉर्मली लो होगा और इनफर्टिलिटी के जैसी कंडीशंस यहाँ पे देखी जाएगी। तो किस टाइप के ट्रीटमेंट को फॉलो कर सकते हैं इस टर्नर सिंड्रोम के लिए? हम अगेन पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते, लेकिन जो चेंजेस आ रहे हैं उनको हम चेंजेस को करेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? ग्रोथ, इस मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्मॉल हाइट हमें देखने को मिलेगी इस टाइप के पेशेंट में। अब स्मॉल हाइट देखने को मिलेगी, उसको स्मॉल हाइट को करेक्ट किया जा सकता है विद द ग्रोथ हार्मोन थेरेपी, जहाँ पे हम इस पर्टिकुलर पेशेंट को ग्रोथ हार्मोन देंगे। ग्रोथ हार्मोन से यहाँ पे इसकी पर्टिकुलर करेक्ट ग्रोथ हो जाएगी। ये चाइल्डहुड में देना चाहिए, चाइल्डहुड में, ताकि उस पर्सन की हाइट इंक्रीज हो जाए, क्योंकि आफ्टर टाइम पीरियड के बाद जहाँ पे हमारी ग्रोथ रुक जाती है, हमारी हाइट रुक जाती है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। देन सेकंड, हम एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जैसे हमने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करी थी, जहाँ पे हमने टेस्टोस्टेरोन का लेवल एनहेंस कर दिया था, उसी तरह से इस कंडीशन में हम एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी करके एस्ट्रोजन के लेवल को एनहेंस कर सकते हैं। देन अगर हमारे साइकोलॉजिकल लेवल पे या कोई सोशल इश्यूज आ रहे हैं तो उन चीजेस को हम काउंसलिंग की मदद से हम करेक्ट कर सकते हैं। और जो पर्टिकुलरली ये अदर हेल्थ डिफेक्ट्स दिख रहे हैं, जैसे हमारी किडनी एबनॉर्मैलिटीज, हाई बीपी एंड हियरिंग लॉस, इनका भी पर्टिकुलरली जिस तरीके से नॉर्मल पेशेंट्स में क्योर किया जाता है, यहाँ पे भी किया जा सकता है। तो पूरा इस तरह से हम इसको चेकआउट कर सकते हैं। देन सुपर फीमेल एंड ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। अब तक हमने क्या देखा? हमने सबसे पहले हमने सेक्स क्रोमोसोम्स में हमने शुरू करा था न्यूमेरिकल एबरेशंस देखने, उसमें हमने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखा, उसके बाद हमने टर्नर सिंड्रोम देखा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में मेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है, टर्नर सिंड्रोम में फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम की कमी आ जाती है। ये हमने दो देखे। अब थर्ड हम देख रहे हैं सुपर फीमेल या ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। नॉर्मली फीमेल में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अब ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक एक्स क्रोमोसोम और एनहेंस्ड हो जाएगा, तो इस कंडीशन में ये बनती है सुपर फीमेल। ये एक जेनेटिक कंडीशन है जो फीमेल में कॉज होगी। फीमेल क्यों?
क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम तो नॉर्मली एक फीमेल में प्रेजेंट ही होते हैं। अब यहाँ पे एक और बड़ा है तो फीमेल में ही होगी। इट इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। इसका कैरियोटाइप क्या होगा? नॉर्मली हमारे पास 46 प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम बड़ा है तो 47 हो जाएगा। ये मोस्ट अफेक्टेड द इंडिविजुअल हैव नो सिग्निफिकेंट फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। इस टाइप के इंडिविजुअल को आप देख के नहीं बता सकते कि ये इस तरह के किसी डिसऑर्डर को फेस कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी ज्यादा फिजिकल या इंटेलेक्चुअल इबनॉर्मलिटीज इस टाइप के पर्सन में या फीमेल्स में नहीं देखी जाती। तो क्या चेंजेस आते हैं इस टाइप के पर्सन में, वो देखते हैं। चेंजेस की अगर बात करें तो फिनोटाइपिक फीचर्स में ये जनरली, अब एक्स क्रोमोसोम के बारे में हमें पता चलेगा कि ये हाइट प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि जब हमने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करी तो वहां पे जो है वो हाइट इंक्रीज हो रही थी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आने की वजह से। अब हमने टर्नर सिंड्रोम देखा तो हमारे पास एक एक्स क्रोमोसोम हमारे पास एब्सेंट था, तो इससे हमने देखा कि जो हाइट थी वो शॉर्ट हो रही थी। अगेन सुपर फीमेल्स में हमने 3 एक्स क्रोमोसोम देखे, तो मतलब हमारा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि एक्स क्रोमोसोम्स हमारा हमें हाइट प्रोवाइड करवा रहा है, यूजुअली हमें टॉलर बना रहा है ज्यादा। तो फिर एक्स क्रोमोसोम के बारे में हमें ये बात पता चली कि ये ग्रोथ का काम भी करता है। तो कहीं भी आपको एक्स क्रोमोसोम अगर एक्स्ट्रा दिखे तो वहां पे आपने लिखना है कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल यहाँ पे ज्यादा लंबा होगा, और अगर वो एक्स क्रोमोसोम हमें एब्सेंट दिखे तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपैरेटिवली शॉर्टर होगा। कोई ज्यादा फिजिकल अबनॉर्मलिटीज इस सुपर फीमेल की कंडीशन में नहीं देखी जा सकती। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चेंजेस आते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूजुअली नॉर्मल होता है, बट कुछ जो हार्मोन्स होते हैं जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन हो गया, ये हमारा जरूरत से ज्यादा बनना शुरू हो सकता है। जो हमारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इनमें भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इनका जो आईक्यू होता है वो भी नॉर्मल होता है, लेकिन माइल्ड कंडीशंस में, रेयर कंडीशन में कुछ माइल्ड लर्निंग डिफिकल्टीज जैसे स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट में कुछ डिफिकल्टीज यहाँ पे इस कंडीशन में देखी जा सकती हैं। और इसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है? इसको भी अगेंस्ट कैरियोटाइपिंग से डायग्नोज किया जा सकता है, जहां पे हम न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स का नंबर चेकआउट कर सकते हैं और उससे हमें पता चल सकता है कि क्रोमोसोम्स में पर्टिकुलर में क्या चेंजेस आए हैं, और उस चेंजेस के माध्यम से हमें पता लगाया जा सकता है कि हम ये जो पर्टिकुलर पर्सन जिसका डायग्नोसिस कर रहे हैं वो किस तरह की कंडीशन को फेस कर रहा है। अब इस कंडीशन में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये सुपर फीमेल की कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको टैकल कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक